गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दीपमाला पटेल आज आपकी कक्षा 12 की बायोलॉजी की क्लास ले रही हूँ। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बायोलॉजी क्लास में। बच्चों, पिछले जो वीडियोस थे उसमें हमने चैप्टर 6 पढ़ा था, जिसका नाम था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, आज हमारा चलेगा चैप्टर 7 इवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि विकास किसे कहते हैं। तो बच्चों, विकास जानने से पहले हमें ये जो टर्म है विकास, इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि विकास है क्या। देखिए, कुछ लोग जो हैं वो वृद्धि और विकास में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। बच्चों, जो वृद्धि है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ, जबकि विकास जो है इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो बच्चों, जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है दोनों में ही अंतर होता है। ग्रोथ मतलब ग्रो करना, ठीक है, और डेवलपमेंट का मतलब है कि किसी चीज में आपकी बढ़ोतरी होना, लेकिन वो बढ़ोतरी ऐसी ना हो जिसका हम इस तरीके से आकलन कर सके कि हम बाय रूप से उसको देखकर पहचान सकें। तो देखिए, वृद्धि जो है वो क्या है, ज्यादातर हम वृद्धि का जो प्रयोग करते हैं वो शारीरिक वृद्धि के लिए करते हैं। जैसे कोई बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसी के अनुसार उसके अंग भी बढ़ते रहते हैं। यदि हम आसान भाषा में अगर हम कहें और ज्यादा तो क्या कहेंगे कि वृद्धि का अर्थ जो है वो बच्चे के शरीर के अंगों के विकास और उसके काम करने की क्षमता को दर्शाता है। और तो और वृद्धि बच्चे के स्वभाव को भी प्रभावित करती है। जो मनोवैज्ञानिक हैं, एक हर्बर्ट सोरेंस, उन्होंने क्या कहा कि शारीरिक वृद्धि का अर्थ शरीर का बड़ा और भारी होना है, जिसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि शरीर के अंगों का आकार वृद्धि के समय बड़ा और भारी होने लगता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वृद्धि क्या है, कि हमारे शरीर में जो बढ़ोतरी हो रही है वो क्या है, एक तरीके से वृद्धि है। अब विकास क्या है? विकास का अर्थ किसी बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उसके प्रौढ़ावस्था तक के समय में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जो विकास की प्रोसेस होती है वो जब बच्चा गर्भ में आता है उस समय ही शुरू हो जाता है, और फिर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है और मैच्योरेशन की तरफ चलता है। तो उसमें क्या होती है, धीरे धीरे जब वो मैच्योर होता चला जाता है तो उसमें ये जो होता है ये भी डेवलप होता चला जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है, और ये व्यक्ति के साथ उसकी मृत्यु तक चलती रहती है। केवल शारीरिक वृद्धि इसमें शामिल नहीं होती, बल्कि इसमें हमारी सोचने की क्षमता जो होती है वो भी शामिल होती है। विकास में जो व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है वो मानसिक भी होता है, वो सामाजिक भी होता है, वो शारीरिक भी होता है। ठीक है, वो हर तरीके से विकास होता है। तो इस तरीके के जो हमारे परिवर्तन होते हैं, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, चारित्रिक, ये सारे परिवर्तन जो होते हैं ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, विकास के अंतर्गत आते हैं। ये व्यक्ति के गुणों में होने के परिवर्तन की जानकारी देता है, जो गुणों में उसके परिवर्तन होते हैं उसमें जानकारी देता है, और इससे व्यक्ति की कुशलता और व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनका भी पता चलता है। और जो विकास होता है वो क्या है, कभी भी रुकता नहीं है। तो इसलिए जो अगर हम कहें जो वृद्धि है वो एक बहुत ही संकुचित शब्द है। ठीक है, जबकि जो विकास है वो क्या है, वृद्धि की अपेक्षा काफी बड़ा होता है, व्यापक होता है। और जो वृद्धि है वो विकास का एक मात्र क्या है, एक छोटा सा भाग है। ठीक है, क्योंकि जिसमें क्या हो रहा है, हमारा शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है, जबकि विकास में हमारा शारीरिक भी हो रहा है, हमारा मानसिक भी हो रहा है, हमारा चारित्रिक विकास भी हो रहा है, हमारा सामाजिक विकास भी हो रहा है, हर तरह के विकास हो रहे हैं। ठीक है, जो वृद्धि है वो कैसा है, वो मात्रक और परिवर्तनशील परिवर्तन द्वारा उसको जाना जा सकता है, जबकि जो विकास है उसको समझने के लिए कोई भी किसी भी गुणात्मक परिवर्तन को समझना पड़ता है। ठीक है, और जो वृद्धि है वो आपको पता ही है कि एक टाइम पीरियड तक ही उसमें परिवर्तन दिखता है, कि भाई आपको पता है कि
लड़का है या लड़की है वो 18 साल 21 साल तक उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, उसके बाद में क्या होती है उसमें वो बढ़ोतरी या उसकी हाइट लंबाई वो सब क्या होता है रुक जाता है। लेकिन जो आपका विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये मृत्यु तक इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है। तो बच्चों ये था हमारा जो वृद्धि और विकास में एक छोटे से अंतर थे ये थे। ठीक है, तो अब कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वृद्धि और विकास एक ही चीज है। अच्छा, विकास को हमने जाना है, अब विकास जो है वो है क्या, इसमें हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों जो विकास है इसमें सबसे पहले हमारी जो हेडिंग पड़ी है वो है जीवन की उत्पत्ति, कि जीवन की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड पर किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रह्मांड जो है वो इस दुनिया में कब आया होगा। तो बच्चों ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है यहाँ पर वो लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, और इस उत्पत्ति के संबंध में जो एक परिकल्पना दी थी वो सबसे ज्यादा जो फेमस हाइपोथेसिस थी वो थी बिग बैंग हाइपोथेसिस। ठीक है, बिग बैंग ने इसके ऊपर काफी वर्क किया और उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। ठीक है, तो हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कब हुई होगी और इससे संबंधित जो परिकल्पना है वो कौन सी है, बिग बैंग परिकल्पना है। इसके बाद में आता है हमारी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, जब भाई पृथ्वी आई होगी, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी तभी तो यहाँ पे जो जीव है उसकी उत्पत्ति हुई होगी, तभी तो यहाँ जीवन आया होगा। तो बच्चों जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। ठीक है, 450 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। अर्थात हाँ, आपको पता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगाओं के क्या है समूह हैं। ठीक है, जिनमें से एक क्या है आपका मिल्की वे है। ठीक है, और उस मिल्की वे में क्या उपस्थित है आपकी पृथ्वी। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे पहले बहुत बड़े बड़े आग के गोले होंगे और वो आग के गोले क्या हुए आपस में टकराए। टकराने के पश्चात क्या हुआ उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसमें डिफरेंट बहुत सारी अलग अलग गैसेस निकली और छोटे छोटे जो आपके नक्षत्र हैं उनका निर्माण हुआ। तो इस तरीके से आपकी जो पृथ्वी है उसका भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका जान ही लिया है कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई। ठीक है, इसके बाद में हमारा बिग बैंग परिकल्पना है। इसमें क्या है बिग बैंग परिकल्पना में कि इसमें क्या कहा कि इसमें जो कॉस्मिक धूल थे वो क्या धूल के बाद क्या था में था जो क्या था 1948 में बोर के 1964 के अनुसार इलेम अति तपके कॉस्मिक धूल के बादल इस बादल में कणों व प्रतिकणों या पदार्थ तथा प्रतिपदार्थ के बीच टकराव से भयंकर जिससे इसमें वर्तमान पदार्थ हाइड्रोजन परमाणु बने और ये पदार्थ गैस के अनेक पिंडों में बट गया, जिसमें अनेक चमकते पिंड बने जिन्हें हमने क्या कहा सितारे या नक्षत्र कहा। जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बड़े बड़े जो गोले थे वो आपस में टकराए होंगे, ऐसा माना जाता है कि ऐसा हुआ होगा। ये नहीं कहा गया कि ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, जिससे क्या बने हमारे सितारे या नक्षत्र बने, जिसमें से आपकी एक पृथ्वी भी है। तो मिल्की गंगाओं को सौर प्रणाली में पृथ्वी का निर्माण लगभग 400 अरब साल पहले होना चाहिए था। प्रारंभिक पृथ्वी में कोई वातावरण नहीं था। पिघले हुए द्रव्यमान से निकलने वाले जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, ये 4 गैसेस ही आपकी जो पहले थी वो आद्य जीवन में पाई गई थी। इन 4 गैस ने मतलब जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये आपको चारों गैसेस याद रखनी है, ये कई बार पूछ ली जाती हैं। इन गैसेस ने क्या किया पृथ्वी की सतह को ढक दिया। तो सूरज से निकलने वाली जो यूवी किरणें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित
करती हैं। पृथ्वी के बनने के 500 मिलियन वर्ष बाद जीवन दिखाई दिया। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में संबंध में विभिन्न सिद्धांत हैं। ठीक है, अब जो बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपने अपने मतों को दिया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि इसके लिए जो हमारी पृथ्वी है, इसके लिए भी कुछ आए वो मत प्रस्तुत हुए थे, जैसे विशिष्ट सृष्टिवाद, स्वतः जननवाद, इस तरीके के मत हमारे सामने आए थे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि विशिष्ट सृष्टिवाद क्या थी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब इसमें क्या था कि इस मत के अनुसार जो पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति थी, उसको किसी दैवी शक्ति के द्वारा ही माना जाता था। मतलब ये ऐसा माना जाता था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है या जीवन की उत्पत्ति हुई है, वो किसी न किसी देवी शक्ति के कारण हुई है। कोई देवी देवता आए और उन्होंने ये पृथ्वी को क्रिएट कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पर एक जीवन की उत्पत्ति कर दी। ठीक है, और जो संपूर्ण सृष्टि है उसका निर्माण लगभग 6 दिनों में कर दिया। ठीक है, ये था हमारा विशिष्ट सृष्टिवाद। इसके बाद में आया एक स्वतः जननवाद या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें क्या माना गया, इसमें ऐसा माना गया कि जो इसमें जीवन की उत्पत्ति है वो कैसे हुई होगी। इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों से स्वतः ही हो गई। और जो अरस्तु हैं, अरस्तु ने भी इस बात को माना कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से स्वतः ही हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने स्वतः जननवाद को माना। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो जीवन है वो यूं ही नहीं हो गया, कि कहीं ना कहीं इससे पहले कोई निर्जीव नॉन लिविंग थिंग होगी, नॉन लिविंग मैटर होगा, जिससे जो नए जीवों की उत्पत्ति हुई है वो हुई। ठीक है, लेकिन इसके तभी बाद में जीव जननवाद आ गया। ठीक है, जिसने क्या किया, जीव जननवाद ने स्वतः जननवाद का खंडन किया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो जीवन की उत्पत्ति है वो पहले से ही विद्यमान जीवों के बीजों या अंडों से ही संभव है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही स्वतः उत्पन्न हो गए या दैवी शक्तियों के कारण उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो जीव जननवाद में ही जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, उन्होंने प्रयोग करा। उन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया कि इटली के वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1621 से 1697 तक के रहे थे, उनमें 1968 में इन्होंने निम्न प्रयोग किया कि इन्होंने क्या किया कि कुछ मछलियों को खूब उबाला, और जिससे क्या हो कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो मर जाएं, मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह उसमें ना रह जाए। और उबाली हुई मछलियों को क्या किया, शीशे के 3 जार लिए और जारों को खुला छोड़ दिया। दूसरे जार का मुंह क्या किया, मखमल के कपड़े से बांध दिया, और तीसरे का पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। ठीक है, मतलब उन मछलियों को तीनों को उन्होंने एक एक पीस जो था तीनों में रख दिया, और उन्होंने क्या किया, एक को तो खुला छोड़ा, दूसरे के ऊपर उन्होंने मखमल का कपड़ा बांधा, और तीसरे के ऊपर उन्होंने क्या रखा, पार्चमेंट पेपर बांधा। कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या देखा कि पहला जो जार था, पहले जार में मक्खियां व अन्य कीट लार्वा बन गए, किंतु दूसरे जार में मछली जो मक्खियां थी, मक्खियों ने जार के मुंह पे बंधे मखमल के टुकड़ों पर क्या दे दिए, अंडे दे दिए। और तीसरे जार में मक्खियों का नामो निशान भी नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर पार्चमेंट पेपर बंधा हुआ था, जिससे वो क्या हुई, इधर से उधर पार नहीं हो सकी। ठीक है, तो इस प्रयोग में रेड्डी ने सिद्ध किया कि मांस पर मक्खियों द्वारा दिए गए अंडों से ही लार्वा और नई मक्खियां बनी हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो स्वतः जननवाद था उसका
तुरंत ही खंडन हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर दिया। क्योंकि अगर जो मक्खियां थी वो अगर एक जार से अगर पार्चमेंट झिल्ली के अंदर उसमें और भी जीव उत्पन्न हो गए होते, या फिर जो मखमल का कपड़ा बंधा था उस जार के अंदर जो मछली का पीस पड़ा था उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज या कुछ इस तरीके की चीजें उत्पन्न हो गई होती, तो क्या माना जाता कि उसमें भी क्या है, जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति को स्वतः ही मान लिया जाता कि उनकी उत्पत्ति स्वतः ही हो रही है। लेकिन जब इस तरीके का हुआ कि जब उन्होंने मखमल का टुकड़ा बांध दिया, तो उस पे जब उन्होंने मक्खियों ने अंडे दिए, तो उससे भी क्या हुआ, उसके अंदर भी जीव नहीं उत्पन्न हो पाए। जो पार्चमेंट पेपर था उसके अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि जो जीवों की उत्पत्ति है वो स्वतः नहीं हुई, वो किसी भी जीवों के अंडों से या बीजों के द्वारा ही हुई है। इसके बाद में लुई पाश्चर आए। लुई पाश्चर ने अपना प्रयोग किया। उन्होंने क्या कहा, लुई पाश्चर ने प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध किया कि जीवन केवल पहले से ही मौजूद जीवन से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये क्या है, जो पहले से ही जीवन है उसी से ही नया जीवन उत्पन्न हो सकता है। जीवन की उत्पत्ति के सहज सिद्धांत को उसके बाद क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद में ओपेरिन आए। ओपेरिन ने भी अपने अपने प्रयोग करे। ठीक है, जो रेड्डी और लुई पाश्चर थे इन्होंने जीव जननवाद का ही समर्थन किया था। इसके बाद में जो आए ओपेरिन, ओपेरिन का जो सिद्धांत था इसको हम क्या कहते हैं, प्रकृतिवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ओपेरिन हॉल्डेन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और पूछ भी लिया जाता है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी है वो क्या है, आग के गोले के समान थी। इन्होंने ऐसा माना कि जो पृथ्वी होगी वो आग के गोले के समान होगी, और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान क्या होता गया, कम होता गया। जब आग का गोला था तो धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर था वो कम होता गया और पृथ्वी क्या होती गई, ठंडी होती गई। ठीक है, जब पृथ्वी ठंडी हुई उस दौरान क्या हुआ कि वायुमंडल का निर्माण हो गया, और इससे जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, ठीक है, जब वायुमंडल का निर्माण हुआ तो इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थों का भी निर्माण हुआ होगा, और ऐसे जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ होगा जिसमें जीवन विद्यमान था। इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति एक क्रम में हुई होगी, वह कार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के ही उसमें जो रूसी वैज्ञानिक AI ओपेरिन है थे, इन्होंने क्या कहा कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पदार्थवाद इन्होंने प्रस्तुत किया। अब इन्होंने इसमें ये बताया कि पदार्थ से कैसे नया जीव प्रकट होता है वो बताया, और ये जो इन्होंने अपना मत था, इनकी एक पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने अपना पदार्थवाद जो था वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, उसमें इन्होंने अपनी जो ये वाद था, अपना मत था, इसकी व्याख्या की थी। इन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी जो थी वो आग के गोले के समान जैसी संरचना थी, और वो क्या हुई, धीरे धीरे वो ठंडी हो गई, और जिससे क्या हुआ, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक बन गए। ठीक है, अब जब ये कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक बने, तो ये जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक थे ये क्या हो गए, धीरे धीरे संगठित हो गए, और संगठित होकर इन्होंने और भी जटिल यौगिक बना लिए। ठीक है, और जब ये जटिल यौगिक बने तो इन कार्बनिक पदार्थों से क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति को बताया कि किस तरीके से जो पदार्थ है उससे जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये ओपेरिन और हॉल्डेन ने प्रस्ताव किया कि जीवन का पहला रूप पूर्व जीवित या गैर जीवित कार्बनिक अणुओं से, जैसे RNA और प्रोटीन आदि से हो सकता है या आ सकता है। जीवन का गठन रासायनिक विकास से पहले हुआ था। उस समय पृथ्वी पर स्थितियां थी उच्च तापमान, ज्वालामुखी विस्फोट, जिससे मीथेन और अमोनिया युक्त वातावरण कम हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने फिर इसके बाद में जो थे, इन्होंने 7 चरणों में बताया था कि 7 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई। जैसे इन्होंने बताया कि आदिकाल में वायुमंडल का निर्माण और परमाणु अवस्था।
ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या तो सूर्य के गैसी पिंड के अलग होने से हुई या फिर कॉस्मिक धूल के धीरे धीरे अलग होने से हुई। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक स्वतंत्र अवस्था में थे। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी होती गई वैसे वैसे परमाणु अपने 3 स्तरों में बट गए। ठीक है, वो कैसे बटे कि वे परमाणु जिनका भार बहुत अधिक था, उन्होंने जो पृथ्वी की कोर थी अर्थात जो सेंट्रल पार्ट था बीच का भाग, उसका निर्माण कर दिया। और वो भारी परमाणु या जो थे वो क्या थे, जैसे निकल हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या क्या थे, भारी तत्व थे, जिन्होंने मिलकर क्या किया, पृथ्वी का जो कोर था उसका निर्माण किया। इसके बाद में जो मध्यम भाग वाले परमाणु थे, है ना, उन्होंने धरातल का निर्माण किया। ठीक है, अब वो क्या, मध्यम भार वाले जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गई, सल्फर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इस तरीके के जो मध्यम भार वाले परमाणु थे, उन्होंने क्या किया, धरातल का निर्माण कर दिया। इसके बाद में आए जो आपके हल्के तत्व वाले परमाणु, उन्होंने वायुमंडल का निर्माण किया, क्योंकि इसमें क्या थी, सारी हल्की हल्की गैसेस थी, जैसे हाइड्रोजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑर्गन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये सब, इन सभी ने मिलकर क्या किया, वायुमंडल का निर्माण कर दिया। फिर इसके बाद में आया सेकंड चरण, इसमें इन्होंने अणुओं और सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण बताया कि किस तरीके से अणु और सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो आदि वायुमंडल था, इसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक सक्रिय गैस थी। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या किया, जल का निर्माण कर दिया। और जो बची हुई हाइड्रोजन थी, उसने उससे नाइट्रोजन के साथ और कार्बन के साथ मिलकर अमोनिया, नाइट्रोजन के साथ मिली तो उसने क्या बना दिया, अमोनिया बना दी। कार्बन के साथ मिली तो उसने मीथेन का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से उसने अमोनिया और मीथेन का निर्माण किया। इसके बाद में आगे आ गया अगला चरण, फिर आया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। कार्बनिक यौगिकों का कैसे हुआ कि इसमें जो अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन था वो कैसे हुआ। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया कि इसमें हमारे यहाँ पे 4 गैसेस थी। ठीक है, कि जलवाष्प था, मीथेन थी, अमोनिया थी और हाइड्रोजन थी, हमने ऊपर अभी पढ़ा था, जिसको मैंने कहा था कि ये चारों गैसेस आपको याद रखनी है। तो इसमें जो आपका आया वो आया मिलर। ठीक है, जो मिलर का एक्सपेरिमेंट है वो इसी चरण के अंतर्गत माना जाता है कि उन्होंने इसी चरण की का स्पष्टीकरण किया है। ठीक है, अब उन्होंने कैसे प्रयोग किया इस पर कि स्टेनले मिलर नामक एक शिकागो विश्वविद्यालय से जो पढ़े हुए थे अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने अपने गुरु हॉलैंड यूरे ने सन 1952 में अपनी प्रयोगशाला में आज से लगभग 3 से 4 खरब वर्ष के आधे युग में पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीवन के उद्भव की प्रयोगशाला में जांच की और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। मिलर द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण को की नली एवं कक्ष में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इन तीनों ही गैसेस को 2:1:2 अर्थात मीथेन को उन्होंने मान लीजिए 2 ग्राम लिया, ठीक है, अमोनिया को 1 ग्राम लिया और हाइड्रोजन को 2 ग्राम। तो इन्होंने जो ये रेशो लिया था वो 2:1:2 के अनुपात में इन्होंने क्या किया, तीनों गैसेस को मिलाकर उसमें भर दिया और फ्लास्क में निरंतर पानी उबलता रहा। इसमें बनी वाष्प उपकरण कक्ष में से होकर कंडेंसर में पहुंची और वाष्प संघनित होकर द्रवित हो जाती है। ठीक है, जब वाष्प संघनित हुई, कंडेंस हुई, तो कंडेंस होने के बाद में क्या होती है, वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए कोई भगोना रखते हैं, ठीक है, भगोने में पानी उबल रहा है, चाय उबल रही है, आप उसके ऊपर कुछ ढकते हैं तो आप देखते हैं वो भाप उड़ती है, भाप बर्तनों में लगती है। और तो अगर आप उसको हटा देते हैं तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, वो भाप किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक मतलब जल में पूर्ण रूप से कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो भाप थी वो उपकरण कक्ष में से होकर कंडेंसर में पहुंची और ये बात क्या हुई, कंडेंस हुई, संघनित हुई और उसके बाद में ये द्रवित हो गई, द्रव में कन्वर्ट हो गई। कक्ष की दीवार में 2 इलेक्ट्रोड्स लगे थे जिनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। 1 सप्ताह के बाद मिलर ने फ्लास्क के अंदर लाल रंग के पदार्थ को देखा। देखिए ये आपका डायग्राम है, इसके थ्रू आप देख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम है, देखिए
इसमें ये आपके 2 फ्लास्क लगे हुए हैं। इस फ्लास्क के अंदर क्या किया इन्होंने, जल को भरा, जिसमें नीचे से इन्होंने क्या दी, हीट दी, और हीट देने की वजह से क्या हुआ, इसमें क्या बनने लगा, जलवाष्प बनी। ठीक है, जलवाष्प बनने के बाद में जो जलवाष्प थी वो क्या क्या हुई, उड़कर जाने लगी, और इसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। ठीक है, जब वो वाष्प इस फ्लास्क के अंदर आती है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ही आपकी ये गैसेस, 3 गैसेस आपकी पहले से प्रेजेंट थी। कौन कौन सी, एक तो ये मिथेन, एक ये अमोनिया, और एक ये हाइड्रोजन। ये तीनों गैसेस यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ठीक है, और जब ये यहाँ पर प्रेजेंट थी तो यहाँ पर क्या लगे थे, आपके ये दोनों इलेक्ट्रोड लगे थे। आप देख रहे हैं, ये दोनों जब इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इससे जो विद्युत विभव है वो यहाँ से पास होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये यहाँ पर पास होता है। इतना तो समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो चारों गैसेस थी, इस गैसेस मिक्सचर को एक फ्लास्क में भरा गया था, इन तीनों गैसेस को। ठीक है, और इसमें क्या थे, जो टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा इसको गर्म किया गया था। इसके बाद में जो दूसरा ये हमारा ये वाला फ्लास्क था, इसमें जल को उबालकर इसमें क्या बनाया गया था, जलवाष्प बनाई गई थी, और इससे क्या हुआ था कि एक मुड़ी हुई कांच की नली से ये क्या हुई थी, दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा हो गई थी। ठीक है, जब ये दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा हुई तो दोनों के मिलने से एक मिश्रण तैयार हो गया, जो कि इस जो कंडेंसर लगा था, ये वाला कंडेंसर, ठीक है, इस कंडेंसर के द्वारा ये ठंडा कर दिया गया। जब ये ठंडी हो गई, ये गैसेस ठंडी होने के बाद में ये क्या हुई, द्रव में कन्वर्ट हो गई। और उसके बाद में जब यहाँ पर इस यू आकार की नली को देखा गया, इसमें कुछ लाल रंग का गंदा सा द्रव्य एकत्रित था। ठीक है, ये आपको जो नजर आ रहा है, इसमें लाल रंग का गंदा सा एक द्रव इकट्ठा था, जिसको निकालकर जब इन्होंने मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, उनको क्या ज्ञात हुआ कि इसमें ग्लाइसिन, एलिनिन और एस्पार्टिक नामक जटिल यौगिकों का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मिलर ने अपना प्रयोग किया था। समझ में आ गई ना। देखिए, आप यहाँ से भी ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका ये देखिए नीचे आप इसको हीट दी जा रही है, और हीट से क्या हुआ कि ये जो वाटर था ये गर्म हुआ, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, जल में उसमें वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, और ये वाटर वेपर्स यहाँ से चलती हुई इस फ्लास्क में आ गई। यहाँ पे ऑलरेडी 3 गैसेस आपकी इकट्ठी थी, और ये चौथा क्या आ गया, आपका जल। अब ये चारों मिल गया और इन्होंने एक मिक्सचर तैयार कर लिया, क्योंकि और यहाँ पे क्या थे, ये दोनों आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, और इन इलेक्ट्रोड्स ये इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे थे, विद्युत विभव इसमें मतलब ट्रांसफर कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा था। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से होते हुए इसमें आए, कंडेंसर में आए, और इस कंडेंसर ने क्या किया, इन मिक्सचर को ठंडा किया। जब ये मिक्सचर ठंडा हुआ तो ये किसमें, द्रव में कन्वर्ट हो गया, और द्रव में कन्वर्ट होने के बाद में इस यू आकार की नली में आकर यहाँ पर इकट्ठा हो गया। ठीक है, लाल रंग का गाढ़ा द्रव था जो यहाँ पर इकट्ठा हो गया, और इसके बाद में जब मिलर ने इसको निकाला और इनको एग्जामिन किया, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, यूरिया, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड जैसे बहुत सारे यौगिक उनको प्राप्त हुए। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक का निर्माण इस तरीके से हुआ। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ थे, और वैज्ञानिकों ने मिलर के प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाला कि आज से 3-4 खरब वर्ष पूर्व आदि युग में पृथ्वी बाष्प बादलों, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसों से बने वायुमंडल से घिरी हुई थी, और बादलों में विद्युत प्रवाह के कारण एमिनो अम्ल व अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ होगा।
ठीक है। मेल्विन कैल्विन ने 1951 में साइक्लोट्रॉन नामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को तीव्र प्रकाश किरणों द्वारा किरणित करके इनसे फॉर्मिक, सक्सिनिक, ऑक्सैलो अम्ल के संश्लेषण का प्रदर्शन किया था। फिर इसके बाद में फॉक्स आए। फॉक्स में 1958 में एबेल्सन तथा औरो एवं कामत ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा मीथेन, जल वाष्प, हाइड्रोजन एवं अमोनिया आदि एमिनो अम्ल एवं कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण का प्रदर्शन किया था। ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि विकास के क्या साक्ष्य हैं। ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन रूपों के विकास के साक्ष्य नीचे दिए गए, इनके कई प्रमाण हैं। सबसे पहले आता है हमारा पेंटोलॉजिकल साक्ष्य। विभिन्न वृद्ध रॉक तलछटों में विभिन्न जीवन रूपों में जीवाश्म होते हैं जो संभवतः विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मारे गए। जीवाश्म चट्टानों में पाए जाने वाले जीवन रूपों के कठोर भागों के अवशेष हैं। अर्थात देखिए यहाँ पे जीवाश्म जो है, जीवाश्म हम किसे कहते हैं? जीवाश्म को हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है। तो ये फॉसिल्स हैं क्या? देखिए आपने सुना है कि पहले बहुत मतलब चक्रवात आ जाया करते थे, भूकंप आ जाया करते थे, जिसमें जो पूरे के पूरे गांव होते थे या मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जब आती थी तो पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे राज्य, साम्राज्य समाप्त हो जाया करते थे। जिनके आज प्रमाण आप आज भी देखते हैं कि कहीं खुदाई में कुछ निकल रहा है, कहीं खुदाई में कुछ निकल रहा है, तो वो क्या है? एक तरीके से पहले के प्रमाण होते हैं। ठीक है। जब किसी भी प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर के आने से जब कहीं कोई क्षति होती थी तो क्या पूरे के पूरे महल, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सभी क्या होते थे? पृथ्वी के नीचे दब जाते थे। जब पृथ्वी पर उथल पुथल होती थी तो क्या होते थे? वो पृथ्वी के नीचे दब जाते थे और कई सौ साल या करोड़ों वर्षों के बाद में जब कभी वहां पर खुदाई हुई या वहां उनके क्या मिले? अवशेष मिले। ठीक है। कि चट्टानों के बीच में वो दब गए तो उनके अवशेष मिले, या फिर यूं ही कुछ अवशेष मिल गए, तो वो जो अवशेष थे उनको हमने क्या कहा? फॉसिल्स। ठीक है। तो इन्होंने उसी की बात करी है कि जीवाश्म चट्टानों में पाए जाने वाले जीवन रूपों के कठोर भागों के अवशेष हैं। अध्ययन से पता चलता है कि कुछ समय के साथ अलग अलग रूप और जीवन रूपों में भूवैज्ञानिक समय अवधि प्रतिबंधित है, इसलिए जीवन के नए रूप पृथ्वी के इतिहास में अलग अलग समय पर उत्पन्न हुए। ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा समलिंगी अंग। समलिंगी अंग क्या होते हैं? समलिंगी अंग वे अंग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है। जो कि अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और जो उनकी संरचना है, उनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है? समान होती है। ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं? समलिंगी अंग कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मानव, चीता, चमगादड़ और व्हेल, इनकी हड्डियों में जो हड्डियों के पैटर्न हैं उनमें समानता पाई जाती है, क्योंकि ये क्या है? फोरलिम्ब कहते हैं आगे के हाथों को। ठीक है। इन जानवरों में अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है। जो फोरलिम्ब हम बोलते हैं वो हमारे जो हाथ होते हैं, या फिर जानवरों में जो अगली टांगे होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फोरलिम्ब बोलते हैं। अब है तो हमारे अंदर भी, हम भाई हमें भी मनुष्यों में भी पाई जा रही हैं और वो जानवरों में भी पाई जा रही हैं। ठीक है। लेकिन हम उनको कार्य करने में लगाते हैं कि हम हाथों से अलग कार्य करते हैं और पैरों से अलग कार्य करते हैं। ठीक है। हम हाथों को बोलते हैं फोरलिम्ब और जो हमारी टांगे होती हैं उनको हम बोलते हैं हैंडलिम्ब। ठीक है। तो हम इनसे अलग अलग कार्य करते हैं और ये जानवरों में जो होती हैं ये भी हम देखते हैं कि ये भी अलग अलग कार्य करते हैं इनसे। ठीक है। और जो ये आपके समलिंगी अंग है इनको हम होमोलोगी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन।
इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे हैं अनुरूप रचनाएं। वे शारीरिक रूप से समान अंग नहीं है लेकिन समान कार्य करते हैं। इनको हम एनालॉगस ऑर्गन या समवर्ती अंग भी कहते हैं, ठीक है, या समरूपी अंग भी कहते हैं। उदाहरण के लिए स्तनधारियों, ऑक्टोपस या पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, ये क्या होते हैं, शारीरिक रूप से तो समान नहीं होते लेकिन ये सभी काम एक ही करते हैं। जीवों के विभिन्न समूह में समान अनुकूली विशेषताएं होती हैं। विकास के इस विकास को हम अभिसारी विकास भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कीट हैं, पक्षी हैं, चमगादड़ हैं, इनके भी पंख क्या करते हैं, उड़ने का कार्य करते हैं और दिखाई देते हैं, एक से ही दिखाई देते हैं, किंतु इनकी जो मूलभूत रचना है उनमें क्या बहुत अंतर पाया जाता है। समझ में आ गई। और अभिसारी, अभी ये जो वर्ड आया है कि अभिसारी विकास, तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लें। देखिए, एक ही वातावरण या समान वातावरण में रहने के कारण भिन्न वर्गों के जीवों में विकसित समान लक्षणों को हम क्या कहते हैं, विकासी अभिसरण या फिर अभिसारी विकास भी कहते हैं। इसके फलस्वरूप संरचनात्मक रूप से पूर्णतः भिन्न जीवों में वाय समानताएं जो होती हैं वो विकसित हो जाती हैं, या हम कहें कि विभिन्न वर्गों के जीव एक ही समान वातावरण में रहने के कारण समान लक्षण उपार्जित कर लेते हैं। इसे समांतर विकास या पैरेलल इवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और इसका महत्व क्या होता है कि इसके फलस्वरूप विभिन्न वर्ग के जीवों में समवर्ती लक्षणों का विकास होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा जैव रासायनिक प्रमाण, ठीक है। अब जैव रासायनिक प्रमाण क्या है कि विविध जीवों के बीच दिए गए कार्य करने वाले प्रोटीन और जीन में समानता वंश को संकेत देती हैं। ये जैव रासायनिक समानताएं विभिन्न जीवों के बीच संरचनात्मक समानता के रूप में समान साझा वंश की ओर इशारा करती हैं, ठीक है। बच्चों आज अभी इतना ही करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। बच्चों आप जितना भी समझाया है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप इसमें से मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।